नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र, यानी जो पूरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका जो पूरा सिलेबस है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो आज हमारा है पहला अध्याय, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होती है ये समझेंगे हम। वैसे तो अर्थशास्त्र हम देखेंगे, जो आगे पढ़ेंगे उसमें कई सारे अर्थशास्त्री मिलेंगे और हर अर्थशास्त्री का अपना एक मत मिलेगा परिभाषा के संबंध में। ये कहा जाता है कि जब एक टेबल पर 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं तो निष्कर्ष के तौर पर 6 अर्थशास्त्री के अलग अलग निर्णय होते हैं और यदि सभी का मिलाकर जो निष्कर्ष निकालते हैं लास्ट में वह 7 होते हैं। मतलब 6 अर्थशास्त्री निष्कर्ष निकालते हैं, उस पर विचार करते हैं और विचार के तौर पर जब वह किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो वह 7 निर्णय होते हैं। 6 अर्थशास्त्री करते हैं तो 6 का अपना अपना मत होता है और जिस मत पर सभी समर्थन करते हैं या जिस मत के लिए सभी सहमत होते हैं वो 7वें नंबर का होता है। मतलब 6 लोग विचार करते हैं तो 7 निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं वह क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है। तो उस भिन्नता को समझने के लिए, सभी परिभाषाओं को समझने के लिए, मतलब कि जो भी अर्थशास्त्री है जिसने अर्थशास्त्र में योगदान दिया है, सभी के योगदान को समझने के लिए परिभाषाओं को क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में, जिनको हमें समझना है किसमें, अर्थशास्त्र की परिभाषा में। तो इस चैप्टर में केवल हमें परिभाषाओं पर ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा हो सकती है। तो सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विभाजन देख लें कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं उनका विभाजन किस प्रकार किया गया है, किस रूप में किया गया है। तो मैंने ये लिख लिया है, जितनी भी कैटेगरी हैं, जितनी भी कैटेगरियों में जो परिभाषा है उसका विभाजन किया गया है। तो पहला है हमारा धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी परिभाषा के अंतर्गत क्या होगा, धन से संबंधित अर्थशास्त्र की जो भी परिभाषाएं होंगी वो किस में आ जाएंगी, धन संबंधी परिभाषा में। इसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषा, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव कल्याण पर भी जोर दिया जाता है, तो वो परिभाषाएं किस पे आ जाएंगी, कल्याण संबंधी परिभाषा में। इसके बाद दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता शब्द का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसे हम दुर्लभ कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो उत्पत्ति के साधन होते हैं जिन्हें हम संसाधन कहते हैं, आगे आप पढ़ोगे, उत्पत्ति के साधन माना जाता है कि जैसे भूमि हुआ, श्रम हुआ, मशीनरी हुआ, पूंजी हुआ, ये सब क्या है, उत्पत्ति के संसाधन हैं। तो इनमें कुछ संसाधन जो होते हैं वह बहुत दुर्लभ होते हैं। तो उनके आधार पर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, किसकी, अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें सीमित माना जाता है। तो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है, उस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें भारत में अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, कौटिल्य, तो उनकी भी परिभाषा है, तो वो भी हमें समझना है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको एक अलग कर लिया है, अलग परिभाषा में रखा है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, जो अर्थशास्त्र में ये माना जाता है, अर्थशास्त्र में ही नहीं वास्तव में भी यही होता है कि जो मनुष्य रहता है, जो उपभोक्ता रहता है, उपभोक्ता कौन होता है, जो अंतिम रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है। मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, आप भी एक उपभोक्ता हैं और संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता होता है जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपभोग करता है। तो हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वह असीमित होती हैं और उसकी जो आय होती है, जिन्हें हम साधन कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो इसके आधार पर भी अर्थशास्त्र में कई परिभाषाएं हैं, तो उन्हें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत। इसके बाद प्रचुरता संबंधी परिभाषा, तो जो संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर भी परिभाषाएं हैं, तो उसको भी समझना है। लेकिन उन्हें एक सेपरेट पार्ट कर दिया गया है, एक अलग उनका कैटेगरी बना दी गई है, विभाजन कर दिया गया है, तो उसे प्रचुरता संबंधी परिभाषा में हम पढ़ने वाले हैं। इन सभी के निष्कर्ष के बाद आधुनिक दौर में, आधुनिकता का जो दौर है इसमें भी कई परिभाषाएं
दी गई हैं, कई नियमों का प्रतिपादन किया गया है किसमें, अर्थशास्त्र में। तो उसे हमें समझना है किसमें, आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषाओं में। तो 7 कैटेगरी हो गई हैं जिसमें अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। अब इन 7 कैटेगरियों में हमें सभी की परिभाषाओं पर ध्यान देना है। इस चैप्टर में केवल परिभाषाओं पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम ले लें धन संबंधी परिभाषा, मतलब धन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं आज हमें उन पर चर्चा करनी है, उन्हें समझना है। आज हम सोचेंगे कितना कवर हो पाता है, धन संबंधी परिभाषा हो पाती है, कल्याण संबंधी परिभाषा हो पाती है कि नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो धन संबंधी परिभाषा है इसको दिया था एडम स्मिथ ने, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है, वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। इसके अलावा कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। इस पुस्तक के अनुसार जो एडम स्मिथ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, सबसे पहले अर्थशास्त्री कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि इसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र को एक पृथक रूप से विज्ञान माना, विज्ञान के तौर पर इसको परिभाषित किया, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। क्या है, अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन, अपने देश के धन के स्वरूप, क्या स्वरूप है उसका, तथा कारणों की खोज से संबंधित है। जोर किस पे दिया है इन्होंने, धन पर दिया है। इसके बाद कई सारे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने जो धन से संबंधित परिभाषा है उसको समर्थन दिया और उसके संदर्भ में परिभाषा दी। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जे.बी. से, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। इनके अनुसार क्या परिभाषा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, धन से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, या फिर हम ये कहें कि मनी का इसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसे धन का विज्ञान कहते हैं। इसके बाद अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है धन के तौर पर। उनकी परिभाषा भी देख लें, उनका नाम वॉकर है। इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। किससे है, धन से। अब तीनों परिभाषाओं में देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी जो एडम स्मिथ हैं इन्होंने भी धन पर जोर दिया है, जे.बी. से हैं इन्होंने भी धन पर जोर दिया है, और जो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं वॉकर, इन्होंने भी धन पर जोर दिया है। तीनों की परिभाषाओं में धन पर विशेष जोर दिया है। मतलब क्या है, आवश्यकता से अनुसार, आवश्यकता से अधिक धन पर जोर है इनका। तो इसलिए इनकी जो परिभाषाएं हैं इनको किस कैटेगरी में रख दिया गया है, धन संबंधी परिभाषाओं में। तो ये तो हो गया इनका परिभाषा। अब जरा इसकी हम विवेचना कर लें, किस प्रकार से, किस पर जोर दिया है इन्होंने। सबसे पहला बिंदु क्या होगा, धन पर सबसे अधिक जोर दिया है। धन को क्या मान लिया है, साध्य मान लिया है। इसमें उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, मानव कल्याण संबंधी कोई शब्द इनकी परिभाषा में हमें नहीं मिलता। और जो धन है उसको क्या मान लिया है, साध्य मान लिया है। मतलब धन ही सब कुछ है जिसके द्वारा हर आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। मतलब मानव कल्याण से अधिक जोर इन्होंने किस पर दिया है, धन पर दिया है। अब बुक से जरा हम मैच कर लें क्या क्या इसकी विवेचना में इन्होंने कहा है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली गई है जो सदैव स्वहित भावना से प्रेरित होकर धन कमाने के लिए सभी क्रियाएं संपादित करता है।
मतलब एक व्यक्ति इन्होंने है नहीं, जिसका कोई इसमें संबंध नहीं है, किसी प्रकार से इन्होंने इसमें नहीं कहा है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, बस एक कल्पना कर ली है। किस प्रकार की कल्पना कर ली है कि एक व्यक्ति है जो स्वहित के लिए धन के संबंधित सारी क्रियाएं करता है, मतलब अपने लाभ के लिए जो भी क्रियाएं करता है और धन अर्जित करता है। इसके बाद अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु इन्होंने क्या बना दिया है? केंद्र बिंदु किसको बना दिया है? धन को। और किसी शब्द पर इन्होंने जोर दिया है? नहीं दिया। किस पर दे दिया? पूरा ध्यान धन पर दे दिया। धन का स्थान मनुष्य की तुलना में ऊंचा कर दिया है। मतलब अर्थशास्त्र क्या कर दिया? केवल धन का विज्ञान है, धन से संबंधित जो भी अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और जैसे ये वॉकर है, इन्होंने क्या कह दिया? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध केवल और केवल धन से है। ना ही संसाधनों की विवेचना की है, ना ही मानव की आवश्यकताओं की विवेचना की है, ना ही उत्पादक की विवेचना की है, ना ही उपभोक्ता की विवेचना की है। केवल किस पर जोर दिया है? केवल और धन पर। किसी भी देश की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि से संबंधित है। इस प्रकार सामाजिक तथा व्यक्तिगत हितों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। केवल किसका का आभास होता है इसमें? किसका आभास होता है? धन का। सभी सुखों का एकमात्र आधार क्या मान लिया है? धन मान लिया है। ये इनकी विवेचना है। अब आलोचना के तौर पर कई अर्थशास्त्रियों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया। इतना विरोध किया कि अर्थशास्त्र को इन्होंने घृणित विज्ञान, कुबेर की विधा, रोटी मक्खन का विज्ञान जैसे बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया। किनके आधार पर? इन्होंने आलोचना की जिन्हें हम अर्थशास्त्र की जो धन संबंधित परिभाषा है उसके दोष कह सकते हैं या फिर उसकी आलोचना कह सकते हैं। 3 बिंदु हैं। धन पर आवश्यकता से अधिक जोर, जो हम समझ चुके हैं। मतलब किसी भी प्रकार के संसाधन, ना ही मानव कल्याण पर जोर दिया है, ना ही संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया है। केवल किस पर जोर दिया है? धन पर जोर दिया है, जो कि सही नहीं है। अर्थशास्त्र में मानव कल्याण को शामिल होना चाहिए। आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली है, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। किस प्रकार से? जो अपने स्वाहित के लिए, अपने लाभ के लिए, धन अर्जित करने के लिए क्रियाएं करता है। अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र, इससे क्या हो गया है? अर्थशास्त्र संकुचित हो गया है। धन से संबंधित सब कुछ क्रियाएं मान ली हैं। अब जैसे कुछ क्रियाएं भावना से होती हैं, सेवा भावना से होती हैं। जैसे डॉक्टर की क्रिया है, उसको धन से हम नहीं आंक सकते। शिक्षक की जो क्रियाएं हैं उसको हम धन से नहीं आंक सकते। जो सेवा क्षेत्र है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका क्या है? वो इससे बाहर हो गए हैं। जो सेवा क्षेत्र है वह इससे बाहर हो गया है अर्थशास्त्र। इसलिए इसको क्या कर दिया? इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। किसके आधार पर? ये क्या कह दिया गया? कई अर्थशास्त्रियों ने इसको घृणित विज्ञान कह दिया, कई ने कुबेर की विधा कह दिया। कुबेर धन से संबंधित कौन होता है? कुबेर देवता होते हैं। तो उसको क्या जो बोल दिया कि ये केवल कुबेर की विधा है, कोई विज्ञान नहीं है। रोटी मक्खन का विज्ञान बोल दिया। रोटी कमाने के लिए, स्वहित के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो इसमें जोड़ दिया। इतनी सारी आलोचनाएं होने के बाद एक और फिर अर्थशास्त्री हुए। इन अर्थशास्त्रियों के बाद एक नए अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था मार्शल, जिन्हें हम प्रोफेसर मार्शल भी कहते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा योगदान है अर्थशास्त्र में। पढ़ते हैं इनके बारे में क्या दिया है। मार्शल वह पहले अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र को कटु आलोचनाओं से बचाया तथा सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। मार्शल ने बताया कि धन एक साधन है, ना कि साध्य। धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। जो आलोचना हुई थी धन संबंधित जो परिभाषाएं थीं उनके आधार पर उनका खंडन करते हुए मार्शल ने क्या कह दिया? धन एक साधन है, ना कि साध्य। अर्थात धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है, ना कि धन का लाभ, तथा धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। क्या कह दिया इन्होंने कि जो धन है वह क्या है? एक साधन है जिससे मनुष्य का जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सकती है, मनुष्य का कल्याण किया जा सकता है। और धन उसका साधन है जिससे उनकी पूर्ति की जा सकती है। अब
इस आधार पर तो इन्होंने क्या जोड़ दिया है, जो आलोचना हुई थी धन के संबंधित परिभाषाओं की, उससे अर्थशास्त्र को बचाया है किसने, मार्शल ने। और इन्होंने अर्थशास्त्र को एक कल्याणकारी शास्त्र कह दिया है और कहा कि धन जो है वह साध्य नहीं है, साधन है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का। उनके अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। किसको जोड़ दिया है इन्होंने, मानव जाति का अध्ययन। इस प्रकार के शब्द इन तीनों परिभाषाओं में हमें कहीं नहीं दिखे हुए हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी है काफ़ी सोच समझ के दी है और उस समय जो आलोचना हो रही थी अर्थशास्त्र की, उसे उस आलोचना से निकाला और एक सम्मानजनक स्थान दिया है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। जो मार्शल थे उन्होंने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया जिसमें धन भी आ गया, मानव कल्याण भी आ गया, संसाधन भी आ गए, उनकी भौतिकता भी आ गई, सभी को उन्होंने एक परिभाषा में पिरो दिया। तो मार्शल को भी अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक अच्छा स्थान प्रदान किया। तो अभी तक ये काफ़ी है। इनकी जो परिभाषा है ये हमने देख ली है कि क्या परिभाषा है, और इसके पहले धन संबंधी जो परिभाषा है उनको भी देख लिया। अब इनकी किस प्रकार से आलोचना हुई या इनकी जो परिभाषा है उसकी हम विवेचना किस प्रकार से करेंगे वो अगले सेशन में हम लेंगे, क्योंकि अभी लेंगे तो हमारी जो अभी हमने समझा हुआ है धन संबंधित परिभाषा है वो हमारे दिमाग से निकल जाएंगे। तो अभी इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ये परिभाषा देख ली है, कल इसकी हम विवेचना करेंगे। उसके बाद फिर आगे की जो परिभाषाएं हैं, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और जितनी भी परिभाषा जो विभाजन है उनका जितने भी भाग हैं उन सभी पर एक एक करके चर्चा करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अभी हमने एक को यानी धन संबंधी जो परिभाषा है उसको आसानी से समझ लिया है और कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं, किस बेसिस पे उन्होंने परिभाषा दी है वो भी लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। तो अच्छे ये पॉइंट है, ये हमारी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना और इनके अनुसार धन संबंधी जो परिभाषा है इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम, और अगली क्लास में चर्चा करेंगे हम सबसे पहले कल्याण संबंधी जो मार्शल की परिभाषा है उसकी विवेचना करेंगे। उसके बाद उसके आलोचना या जो दोष हैं उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद मार्शल की परिभाषा और एडम स्मिथ की परिभाषा का यदि इसमें कोई संबंध दिया गया है या आपस में कोई निर्भरता दी गई है तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।